हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड के बारे में। और आज हम एक प्रॉब्लम देखेंगे, उस प्रॉब्लम को हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला है कि यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द एलपीपी। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड से। तो जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मिनिमाइज करना है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये है हमारा कांस्टेंट। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सबसे पहले हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए जैसे ये मिनिमाइज जेड दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे। यदि क्वेश्चन में मिनिमाइज करने के लिए बोला है तो सबसे पहले उसको मैक्सिमाइज में करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है तो उसमें हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि वो खुद स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। तो मिनिमाइज क्वेश्चन में बोला है तो हमको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। उसके पहले हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ये चीज लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि इसमें हम क्या लिखे हैं कि बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको स्लैक वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। फर्स्ट कांस्टेंट में, सेकंड कांस्टेंट में और थर्ड कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट में हमको अलग अलग जो है स्लैक वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस मिनिमाइज में हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं सब्जेक्टेड टू, इसमें हमको एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा s1। जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। सेकंड कांस्टेंट में देखते हैं, अब इसमें हम सेकेंड स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 12। थर्ड कांस्टेंट में देखते हैं, इसमें थर्ड कांस्टेंट ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 10। और इसमें ये बोला हुआ है, ये चीज देखिए यहाँ पे कि x1 x2 और x3 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा देखिए, इसमें फर्स्ट कांस्टेंट और सेकंड कांस्टेंट और थर्ड कांस्टेंट में स्लैग वेरिएबल ऐड किया गया है। तो उसी तरीके से इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी स्लैग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें है नहीं, तो इसमें हमको 0 का मल्टीप्लाई करके स्लैग वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, x1 x2 और x3 जो है वो हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा, तो इसमें पुट करेंगे। ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने नोट किया हुआ है, तो इसमें हम x1 x2 और x3 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो s1 की वैल्यू आ जाएगा हमारा 7 और s2 की वैल्यू आ जाएगी 12 और s3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इंटू बी। अब हम क्या करेंगे, a का मतलब क्या है, यहाँ पे a का मतलब ये है कि ये जो कांस्टेंट है, इन सब कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल्स हैं ना, ये x1 x2 और x3, इसके जो कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किस किस वेरिएबल का कौन सा कोफिशिएंट मेंशन करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसके कोफिशिएंट हम पहले लाइन में लिखेंगे यहाँ पे, फिर सेकंड कांस्टेंट का फिर उसके नीचे, फिर थर्ड कांस्टेंट का हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो x1 का कोफिशिएंट फर्स्ट कांस्टेंट में क्या है, 3, x2 का -1, x3 का 2 और s1 का 1, और इसमें s2 और s3 है नहीं तो उसके 0। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 3 -1 2 1 0 0। सेकेंड कांस्टेंट में -2 4, s1 यहाँ पे x3 0 है, s1 भी 0 है, x2 1 है और s3 भी 0 है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे
थर्ड कांस्टेंट का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे x में क्या लिखेंगे, ये पूरा देखिए, ये पूरा a है और ये यहाँ पे क्या होगा, x होगा। x का मतलब कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब इक्वल्स टू देंगे। अब यहाँ पे b क्या है, b हमारा ये है, ये जो इक्वल के बाद वाला है ये हमारा b है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, 12 एंड 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको एक इनिशियल टेबल बनाना पड़ेगा और इनिशियल टेबल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे उसको देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे CJ, उसके नीचे लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, उसके लेफ्ट में लिखेंगे CB। ठीक है, और बेसिक वेरिएबल्स में हम यहाँ पे लिखेंगे x1, x2, x3, s1, s2, s3। अब हम क्या लिखेंगे, x1 का कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिखेंगे, x2 का यहाँ पे, x3 का यहाँ पे, s1 का यहाँ पे, s2 का यहाँ पे और s3 का यहाँ पे। यहाँ पे जो हम कोफिशिएंट लिखेंगे x1, x2 इसका, तो हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है। यहाँ पे -1 है, 3 है, -2 है, 0 है, 0 है और 0 है। तो -1, 3, -2, 0, 0 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ये आप यहाँ पे मैक्सिमाइज वाले में देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो बेसिक वेरिएबल है, इस बेसिक वेरिएबल के नीचे हम लोगों को क्या लिखना है, बेसिक वेरिएबल के जस्ट नीचे जो है हम लोगों को स्लैक वेरिएबल लिखना है। अब स्लैक वेरिएबल के लेफ्ट साइड में हम लोग को क्या लिखना है, इस स्लैक वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो हम लोग यहीं पे ऊपर देख लेते हैं कि S1 का, S2 का और S3 का जो कोफिशिएंट है वो 0, 0 है। तो हम यहाँ पे 0, 0 मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे जो लिखना है x1, x2, x3, s1, s2, s3 का, यहाँ पे फर्स्ट कांस्टेंट का यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है। तो फर्स्ट कांस्टेंट का कोफिशिएंट हम लोग कहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। या तो आप इस कांस्टेंट में से यहाँ से वैल्यू उठाइए, यहाँ से, या फिर इस जो मैट्रिक्स आप बनाए हैं ये फर्स्ट जो कांस्टेंट का ये सब कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, -1, 2, 1, 0, 0। अब सेकेंड कांस्टेंट हमको लिखना है, यहाँ पे देख लेता हूँ। सेकेंड कांस्टेंट क्या है, ये है -2, 4, 0, 0, 1, 0। उसी तरीके से थर्ड कांस्टेंट या तो आप यहाँ से लिखिए या तो आप यहाँ से लिख लीजिए। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ये राइट साइड में यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको XB लिखना है। ठीक है, तो XB को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, XB। और XB क्या है, जो फर्स्ट कांस्टेंट की कोफिशिएंट है, फर्स्ट कांस्टेंट के कोफिशिएंट का आगे के जो इक्वल के बाद का वैल्यूज है उसको वहाँ पे लिखना है, और ये सेकेंड कांस्टेंट का और ये थर्ड कांस्टेंट का। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ये है 7, 12, 10। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7, 12, 10। अब हम यहाँ पे क्या लिखाएंगे, निकालेंगे, यहाँ पे ZJ की वैल्यू निकालेंगे। तो ZJ क्या होता है यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, ZJ इक्वल्स टू CB इंटू XI। और XI का मतलब क्या हो सकता है, X1, X2, X3, S1, S2, S3 भी हो सकता है ना। तो मैं एक यहाँ पे नोट करके ये वाली वैल्यू हम नोट कर ले रहे हैं, बाकी का ये उसी तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, एक मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि सारा निकालने लगेंगे तो वैल्यू टाइम लगेगा ज़्यादा उसमें। तो देखिए ZJ हमको यहाँ का हमको लिखना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, CB इंटू XI करना है। तो फर्स्ट जो कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम के नीचे की वैल्यू निकालनी है। तो XI की जगह पे हम X1 लिखेंगे और CB आपका ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ये वाला। तो देखिए
CB के नीचे जो फर्स्ट ये है वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई x1 के नीचे जस्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 इंटू 3 प्लस, अब हम क्या करेंगे 0 इंटू के -2 करेंगे, 0 इंटू -2 प्लस उसी तरीके से ये इंटू के ये करेंगे 0 इंटू -4। तो ये वैल्यू आ जाएगा जेड जे की, ये वैल्यू आएगा 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। उसी तरीके से हम यहाँ पे सेकेंड वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 0 ही आएगा। अब ये निकालने के लिए एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि CB का मल्टीप्लाई, CB वाले कॉलम का मल्टीप्लाई, अब हम x1 के जगह पे x2 लेंगे, है ना। तो 0 का मल्टीप्लाई -1 में प्लस 0 का मल्टीप्लाई 4 में प्लस 0 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये 0 आ जाएगा। उसी तरीके से आगे का भी वैल्यू सब 0 ही आएंगे। इनिशियल टेबल में देखिए 0 ही आएगा क्योंकि S1, S2 और S3 मतलब जो CB की वैल्यू है वो 0 0 है, इसलिए सब 0 0 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ZJ माइनस CJ। देखिए ZJ माइनस CJ हमको निकालना है, तो ZJ की वैल्यू कौन सी है, ये वाला वैल्यू है। CJ क्या है, CJ सबसे टॉप में है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ZJ में से CJ घटाना है, तो ZJ की वैल्यू देखिए ये सब है, ये वैल्यू इतने हैं, ये सब वाले रो, और CJ की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हमको 1 बाई 1 माइनस करना पड़ेगा। देखिए तो जो फर्स्ट ये वाला ZJ की वैल्यू है 0 है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, और CJ की वैल्यू क्या है, ये है। तो हम 0 में से -1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। उसी तरीके से हम 0 में से 3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3। उसी तरीके से ये सब सारा चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पे घटाकर। जब हम इनिशियल टेबल के आगे हम प्रोसीड कब करेंगे, जब हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाई ना हो, ZJ माइनस CJ। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो हमारा यही ऑप्टिमल जो है वैल्यू आ जाएगा। वैसे इनिशियल टेबल में कभी ऑप्टिमल वैल्यू नहीं आता है, इटरेशन 1 2 जो भी निकालना पड़ता है आगे, मतलब जो भी टेबल हम लोग निकालेंगे, है ना। तो ये जो ZJ माइनस CJ की वैल्यू है, यदि 0 के बराबर या 0 से बड़ी आ जाती है तो वही हमारा ZJ माइनस CJ की जो वैल्यूज हैं, ये सब ये वाली वैल्यूज, ये जो ZJ माइनस CJ की वैल्यू है, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। यहीं पे हम लोग रोक देते हैं। फिलहाल इनिशियल टेबल में नहीं आता है, वो इटरेशन 1 या 2 में आएगा। ठीक है, या फिर 3 भी हो सकता है, इटरेशन कई टेबल बनाने पड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए ये 0 से छोटा वैल्यू आ गया, तो हमको अब आगे इनिशियल टेबल के अलावा जो है इटरेशन 1 बनाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको एक की रो सेलेक्ट करना है और एक की कॉलम सेलेक्ट करना है आगे बढ़ने के लिए। तो हम की कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो ZJ माइनस CJ में जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, जो सबसे बड़ा वैल्यू है नेगेटिव में, वो हमारा की कॉलम होता है। जैसे कि इसमें नेगेटिव वैल्यू एक ही है ना, नेगेटिव वैल्यू एक ही है, तो यही हमारा क्या होगा, की कॉलम होगा। यही वाला कॉलम जो है -3 के ऊपर जितना भी होगा वो हमारा की कॉलम होगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब हमको क्या करना है, अब हमको की रो सेलेक्ट करना है। तो की रो सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक चीज हमको निकालना पड़ता है, वो है रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या कैसे निकालेंगे, तो ये रेशियो निकालते हैं XB डिवाइड बाई की कॉलम। ठीक है, की कॉलम हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, और XB हमारा ये वाला है ये। तो यहाँ पे हम 1 बाई 1 निकालते हैं। अच्छा, इस वाले की कॉलम में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है ये फिलहाल, तो ये x2 की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि x1, x2 और x3 ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस चीज को हम लोग नहीं निकालेंगे, जो जो वैल्यू नेगेटिव होगा उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, वहां का हम रेशियो नहीं निकालेंगे। अब हम नीचे का निकालते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि 12 है XB की वैल्यू ये, और डिवाइड बाई
ये वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हाँ 4 है ना यहाँ पे, ये 3 आ जाएगा। उसी तरीके से 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे, ये 3.33। अब हमको की रो सेलेक्ट करने के लिए हमको ये रेशियो में सबसे मिनिमम वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, देखिए यहाँ पे दो ही है, 3 और 3.33 है, तो इन दोनों में मिनिमम हमारा ये है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो हम रो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने रो सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो रो सेलेक्ट किया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, की रो। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये है की रो। उसी तरीके से जो कॉलम हमने सिलेक्ट किया था इसका नाम है की कॉलम। और इन दोनों में जो कॉमन है ये 4, इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। यहीं पे लिख देता हूं, ये 4 क्या है, की एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो हमने कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, इस कॉलम के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे x2 है। तो जो भी कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर जो भी वेरिएबल होगा वो इंटरिंग वेरिएबल होता है। तो x2 क्या है, इंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने रो सेलेक्ट किया है, ये जो रो है, रो के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे x2 है। तो ये x2 क्या है, x2 जो है लिविंग वेरिएबल है, s2 क्या है, लिविंग वेरिएबल। करेंगे अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, उसमें हम लोग फिर से ये चीजें नोट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या बताया कि S2 जो है वो लीव कर रहा है, तो उसका जगह X2 ले लेगा। तो ये क्या है, ये इंटरिंग किया, S2 जो है लीव कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या बताया था कि CB में हम ये जो S1 S2 जो भी लिखे थे यहाँ पे वेरिएबल, तो इसका कोफिशिएंट हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे X2 जो है इंटर किया है, S2 लीव किया है। तो पहले S2 था तो उसका हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट लिखे थे तो 0 था, लेकिन यहाँ पे अब x2 है, तो x2 का कोफिशिएंट आप यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारा की एलिमेंट था पहले का, पहले टेबल में जो की एलिमेंट था ये वाला, यहाँ पे इसको 1 करना पड़ेगा। ये जो 4 की एलिमेंट है, इस 4 को हमको 1 करना पड़ेगा। तो हमको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 4 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम ये की रो जो है इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, इस 4 में से डिवाइड करेंगे, इस 0 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, इस 0 को भी, 1 को भी 4 से डिवाइड, और ये 0 को भी और 12 को भी, ठीक है। तो की एलिमेंट को हमको 4 से डिवाइड करना ही होता है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम पूरे की रो में 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये हमने कर लिया। अब हमको ये सब वेरिएबल्स निकालने हैं, ये सब वैल्यूज निकालनी है, ये सब वैल्यूज निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने राइट साइड में एक फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। न्यू वैल्यू निकालने के लिए हमको ओल्ड वैल्यू पता होना चाहिए, की रो इंटू की कॉलम डिवाइड बाई की एलिमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो न्यू वैल्यू का मतलब है ये वाला वैल्यू, और ओल्ड वाला वैल्यू का मतलब है कि इसके जगह पे पहले क्या था। और की रो और की कॉलम क्या है हमने बता दिया है। देखिए जैसे कि ये फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, बाकी का वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो हमको यहाँ का वैल्यू निकालना है, यहाँ का, ठीक है। तो हम लोग पीछे टेबल में चलते हैं। तो देखिए उसके जगह पे क्या वैल्यू, ओल्ड वैल्यू है, ये 3 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे राइट साइड में 3 माइनस, फार्मूला में था की रो इंटू की कॉलम। तो देखिए इस 3 के राइट साइड में क्या है, की कॉलम है। तो इस कॉलम में देखेंगे, ये जो हमने कॉलम सिलेक्ट किया है ना। तो ये 3 के राइट साइड में की कॉलम है, तो यहाँ पे -1 इंटू की रो क्या है, इस 3 को नीचे देखेंगे रो वाले में जो हमने सिलेक्ट किया था, -2 है। तो यहाँ पे हमने -2 लिख दिया। और की एलिमेंट क्या है, हमने ये जो लिखा था सबके लिए की एलिमेंट ये 4 ही होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। तो जब भी इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा
5/2। तो जो न्यू वैल्यू है वो क्या है 5/2। तो ये हमने 5/2 लिख लिया। उसी तरीके से एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, फिर बाकी का वैसे ही जैसे निकाल रहे हैं वैसे ही निकाल लेंगे। देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है, हमको अब ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए ओल्ड वैल्यू पहले पता होना चाहिए न्यू वैल्यू निकालने के लिए। तो ओल्ड वैल्यू इसके जगह पे क्या था, पहले x2 के नीचे ये है -1, ये है -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड वैल्यू -1, फिर माइनस, फार्मूला में था की रो इंटू की कॉलम। तो की कॉलम हम देख रहे हैं, तो की कॉलम यही देखिए खुद है, ये कॉलम में खुद ये मौजूद है -1, तो यही खुद की कॉलम है। ठीक है, तो ये -1 हो गया। अब की रो देखेंगे तो रो वाले में देखेंगे तो इसके नीचे रो वाला जस्ट ये है, तो यही 4 है। ठीक है, तो ये आ गया 4। अब की डिवाइड बाई की एलिमेंट करना है, तो ये देखिए दोनों का कॉमन ये खुद 4 है। ठीक है, तो ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो न्यू वैल्यू आ गया 0। उसी तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा बाकी का, है ना। और ये S3 के जो रो है ये वाला पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, और S1 का भी मैं लिख देता हूँ। हमको ZJ निकालना पड़ेगा, है ना, ZJ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ZJ। ZJ निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि ZJ निकालने के लिए हमारा था समीशन ऑफ CB इंटू XI था। तो ये जो फर्स्ट कॉलम का, ये जो फर्स्ट ब्लॉक का वैल्यू निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, CB में हम XI का मल्टीप्लाई करेंगे। तो XI का मतलब मैंने बता दिया था कि पहले कॉलम के लिए जो फर्स्ट वैल्यू के लिए ऊपर का हम देखेंगे X1 है, तो ये X1 हो जाएगा, है ना। तो ये X1 हो जाएगा फर्स्ट के लिए। तो CB का हम X1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो CB हमारा क्या है, ये है, और X1 ये है। तो सबसे पहले हम इस 0 का इस 5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस 3 का इस -1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3/2 हो जाएगा, प्लस अब इस 0 का -5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2। उसी तरीके से हमको ये वैल्यू निकालना है, तो फिर से हम इस 0 का मल्टीप्लाई इसके x2 के नीचे वाले में फर्स्ट वैल्यू में करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, प्लस इस 0 का मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया 3। उसी तरीके से हम बाकी का सारा वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको ZJ माइनस CJ निकालना है। तो देखिए ZJ माइनस CJ हम क्या करेंगे, तो ZJ हमारा ये है और CJ हमारा सबसे टॉप में ऊपर है। तो ZJ पहला हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू पहला निकालने के लिए हमको इस वैल्यू में सबसे टॉप में CJ का वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। ZJ का पहली वैल्यू और CJ का पहली वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो एक मैं लिख देता हूँ -3/2 -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। उसी तरीके से ZJ का दूसरा वैल्यू और CJ का दूसरा वैल्यू ये माइनस करेंगे, 3 - 3 0। उसी तरीके से बाकी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको फिर से ये चेक करना पड़ेगा ZJ माइनस CJ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है कि नहीं है, ये वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ZJ माइनस CJ की फर्स्ट वैल्यू है ये निगेटिव में आ गया, अभी भी ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला है। तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें फिर से वैल्यू हमको यही सारी चीज़ें फिर से निकालनी पड़ेगी। तो फिर से हम लोग, अच्छा इसमें हम लोग आगे नेक्स्ट टेबल बनाने से पहले हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि इंटरिंग वेरिएबल कौन सा है और लिविंग वेरिएबल कौन सा है। अच्छा, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, की कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा और की रो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो की कॉलम हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो जो की कॉलम है उसमें हम ये देखेंगे ZJ माइनस CJ में कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। तो इसमें एक ही नेगेटिव वैल्यू है, यदि और भी नेगेटिव वैल्यू होता तो उसमें हम लोग मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखते हैं। फिलहाल इसमें जो है एक ही नेगेटिव है, तो यही इसी को हम लोग की कॉलम
सेलेक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर जो भी हमारा ये सब वैल्यू है उसको हमको की कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग की कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा की कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब हमको की रो सेलेक्ट करना है। तो की रो सेलेक्ट करने के लिए हमको सबसे पहले ये रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था कि हम XB में हम की कॉलम से डिवाइड करेंगे। तो XB हमारा क्या है, XB हमारा ये है और की कॉलम क्या है जो हमने अभी सिलेक्ट किया है। तो हम 1 by 1 डिवाइड करते हैं। तो XB हमारा 10 हो गया, डिवाइड बाई की कॉलम में देखते हैं तो ये 5/2 है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 टाइम्स कटेगा और ये वैल्यू आ जाएगा 4। उसी तरीके से अच्छा इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये जो x1 के नीचे वैल्यू है, हम ये देखते हैं कि सारा वैल्यू पॉजिटिव है कि उसमें निगेटिव भी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि x1 x2 और x3 हमेशा जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, निगेटिव हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यू का रेशियो हम लोग नहीं निकालेंगे। तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये रेशियो जो है यदि 0 या फिर 0 से बड़ा और वैल्यू रहेगा उसी के लिए हम रेशियो निकालेंगे, अदरवाइज नेगेटिव में है तो ये हम छोड़ देंगे। तो एक ही वैल्यू पता है यहाँ पे, मतलब कि रेशियो में हमको मिनिमम रेशियो फाइंड करना होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक ही है। तो हम इसी को हमको की रो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो की रो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने की रो सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने क्या बताया था कि जो हम फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं इसको हम की कॉलम बोलते हैं, और जो ये रो सेलेक्ट किए हैं इसको हम लोग की रो बोलते हैं, और इन दोनों में जो कॉमन है 5/2 इसको की एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे क्या होगा कि एक वैल्यू जो है इंटर करेगी और एक वैल्यू क्या करेगी, लीव करेगी। तो कौन सा इंटर करेगा कौन सा लीव करेगा, तो मैंने क्या बताया था कि जो हम की कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर की वैल्यू जो वेरिएबल है वो हमारा एंटर करेगा, और जो की रो हमने सेलेक्ट किया है उसके सामने जो है उसके ये वाला जो S1 है की रो के लेफ्ट साइड में ये लीव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो ये जो S1 लीव कर रहा है इसके जगह पे हम x1 लिखेंगे, इसके जगह पे x1 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये पहले टेबल में, इसके पहले वाले टेबल में यहाँ पे S1 था, वो लीव किया है, उसके जगह पे हमने x1 लिख दिया है। ठीक है, और x1 का कोफिशिएंट यहाँ पे ये हमने लिख दिया है। बाकी का सारा चीज़ पिछले वाला ही टेबल में जो था वो था। अच्छा, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो वैल्यूज है जो की एलिमेंट हमने निकाला हुआ है, तो ये हम पहले देखेंगे कि की एलिमेंट क्या था। तो की एलिमेंट यहाँ पे 5/2 है यहाँ पे। तो ये जो 5/2 है इसको हमको 1 करना पड़ेगा। तो 5/2 को 1 करने के लिए 5/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो की रो पहले हमने सिलेक्ट किया हुआ है इसमें, इस सारे में 5/2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड करके सारे रो में जो जितना भी ये हमारे पास रो था सारे एलिमेंट में हमको 5/2 से डिवाइड करना था, तो ये हमने कर दिया है। ठीक है, अब हमको देखिए ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इस वैल्यू को जो हम नया वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे राइट साइड में। तो न्यू वैल्यू इक्वल्स टू है ओल्ड वैल्यू माइनस की रो इंटू की कॉलम डिवाइड बाई की एलिमेंट। तो ये न्यू वैल्यू है, और ओल्ड वैल्यू क्या है, तो इसके जगह पे जो इसके पहले जो टेबल बनाए थे वहां पे क्या था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1/2 है ये, तो ये ओल्ड वैल्यू है। और की रो क्या होता है, तो की रो का हम इसी के जस्ट ऊपर देखेंगे क्या वैल्यू है रो के अंदर। तो ये रो के अंदर 5/2 है, तो ये हो गया हमारा की रो। और की कॉलम क्या है, तो ये जो ओल्ड वैल्यू है इस ओल्ड वैल्यू के लेफ्ट या फिर राइट में की जो है कॉलम होगा, तो वही हमारा क्या होगा, की कॉलम होगा। तो इसके लेफ्ट और राइट में तो की कॉलम है नहीं, ये खुद की कॉलम में है, तो ये खुद आपका की कॉलम हो जाएगा, है ना। और की एलिमेंट क्या है, तो की एलिमेंट मैंने क्या बताया था कि की रो और की कॉलम का कॉमन है ना। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ राइट साइड में न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू के लिए क्या था, ओल्ड वैल्यू, तो ओल्ड वैल्यू क्या है -1/2 माइनस की रो क्या है, तो की रो के लिए रो में हम देखेंगे तो यह है 5/2।
और की कॉलम क्या है, तो की कॉलम में ये देखेंगे कि लेफ्ट या राइट में होता है, तो ये खुद की कॉलम में मौजूद है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा -1/2 डिवाइड बाई की एलिमेंट। तो की एलिमेंट हम देखेंगे दोनों का कॉमन 5/2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0। उसी तरीके से हम इस वैल्यू को लिखते हैं, इस वैल्यू को निकालते हैं, एक ये निकाल लेते हैं, बाकी का हम वैल्यू लिख देंगे, आप लोग उसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है, उसके जगह पे 1 है, तो मैं यहाँ पे ओल्ड वैल्यू 1 लिखता हूँ, माइनस की रो चाहिए तो हम इसके ऊपर रो देखेंगे 0 है, इनटू की कॉलम, की कॉलम में देखेंगे इसके लेफ्ट साइड में है -1/2 डिवाइड बाई की एलिमेंट, तो दोनों का हमने क्या बताया था जो कॉमन है, तो ये 5/2 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो न्यू वैल्यू क्या आ गया 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। उसी तरीके से ये सारा वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको ZJ निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे ZJ लिख लेते हैं। तो ZJ कैसे मैंने बताया था कि ZJ बराबर क्या होता है, समीशन ऑफ CB इंटू XI। तो CB हमारा क्या है, ये वाला कॉलम, और XI का मतलब क्या है, ये XI चेंज होता रहेगा, कभी X1 होगा, कभी X2 होगा, कभी X3, कभी S1, कभी S2, कभी S3। तो पहला हम ये वाला वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पहले के लिए हम ये देखिए CB ये है और X1 ये सेलेक्ट करेंगे, ये CB कॉलम और X1 कॉलम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं -1 का इस 1 में, -1 का 1 में, प्लस अब ये 3 का इस 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस उसी तरीके से ये 0 का मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो 0 आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। उसी तरीके से एक ये सॉल्व करते हैं, बाकी का मैं वैल्यू लिख दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। -1 का 0 में तो कितना आ जाएगा 0, प्लस इस 3 का इस 1 में तो आएगा 3, प्लस इस 0 का इस 0 में तो ये आएगा 0, तो ये वैल्यू कितना आ गया 3। तो उसी तरीके से बाकी का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उसी तरीके से। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको ZJ माइनस CJ निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ZJ माइनस CJ। तो ZJ के लिए ये वाला रो है और CJ के लिए ये रो है। तो पहला ZJ की पहली वैल्यू क्या है -1, और यहाँ पे क्या है, ये भी CJ का भी वैल्यू -1 है। तो हम जब -1 में -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। उसी तरीके से ये देखिए ये 3 है ZJ की वैल्यू और ऊपर CJ की वैल्यू 3 है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0। उसी तरीके से 2/5 में -2 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 12/5। उसी तरीके से बाकी का वैल्यू हम लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर से हम वही काम करेंगे, ZJ माइनस CJ को कंपेयर करते हैं, ये वैल्यू होना चाहिए 0 से ग्रेटर देन या इक्वल। तो हम देखते हैं ZJ माइनस CJ में ये भी 0, ये भी 0, ये 12.5, 12/5, ये 1/5, 4/5, 0, मतलब कि सारा वैल्यू या तो 0 है या तो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो अब हमारा यही क्या है, यही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये लिखेंगे सिंस ऑल ZJ माइनस CJ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। ठीक है, तो ये हमारा 0 से बड़ा या 0 से बराबर है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम Z डैश, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखे थे। तो क्या लिखे थे, इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए x1 की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा x1 ये है, x2 ये है और x3 इसमें तो है नहीं। तो x1 के राइट साइड में xb में आप देखेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है। उसी तरीके से ये x2 के राइट साइड में xb में देखेंगे तो ये क्या है, xb की वैल्यू है। और इसमें x3 तो है नहीं, तो x3 जो भी वैल्यू नहीं होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं,
तो -1 इंटू के x1 की वैल्यू 4 है, प्लस 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस 2 इंटू x3 की वैल्यू इसमें तो है नहीं, तो जो भी वैल्यू नहीं है वो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो ये मैक्सिमाइज जेड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसकी वैल्यू 11, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मिनिमाइज करना है, तो हम यहाँ पे मिनिमम लिखेंगे। तो मिनिमम से मैक्सिमम को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, माइनस से मल्टीप्लाई किया था। तो उसी तरीके से ये जो मैक्सिमम जेड की वैल्यू है इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा मिनिमम। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो माइनस मैक्सिमाइज जो है जेड की डैश की वैल्यू है 11, तो ये हमारा आ गया मिनिमम। मिनिमाइज जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 11, और यहाँ पे x1 की वैल्यू कितना आया था 4, x2 की वैल्यू कितना आया था 5, और x3 की वैल्यू क्या आया था 0, क्योंकि x3 इसमें है नहीं था नहीं, तो इसलिए ये 0 आ गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।